brought to you by Nova Shuddh Ghee. जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। पिछले 4-5 दिनों से पूरे देश में एक हंगामा मचा हुआ है और हजारों लाखों मुसाफिर परेशान हैं। अलग अलग तस्वीरें आ रही है एयरपोर्ट पर, सैकड़ों लगेज सामान मुसाफिरों को यूं ही पड़े हुए हैं। कुछ लोगों को एग्ज़ाम देने जाना था, किसी का टेस्ट, किसी की शादी, किसी की अर्जेंसी, किसी को आखिरी मुलाकात करने, किसी की डेथ हो गई और सब ने टिकट बुक कराई अपने अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए। लेकिन एयरपोर्ट पर जाते ही या फिर उनके मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं, आपकी फ़्लाइट कैंसिल है, डिले है। और इस वजह से न जाने कितने लोग परेशान हैं। सरकार की भी नींद बहुत लेट खुली और अब भी ये जो आफत है वो जारी है। इस देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस इंडिगो के साथ ऐसा क्यों? और भी एयरलाइंस हैं, उनके प्लेन क्यों नहीं कैंसिल हो रहे, उनके प्लेन क्यों नहीं डिले हो रहे, उनके जो पैसेंजर उनको परेशानी क्यों नहीं उठानी पड़ रही है, और इंडिगो के साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है। कोशिश है कि आज आपको ये पूरी कहानी और क्या प्रॉब्लम है वो आपके सामने रखूं। लेकिन उससे पहले इस वक्त जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं, ऊपर आसमान में लगभग आप मान कर चलिए 10 लाख लोग अलग अलग प्लेन में उड़ रहे हैं। हर घंटे एक एवरेज है सिविल एविएशन ब्यूरो की तरफ से कि 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग आसमान में चक्कर काट रहे होते हैं अलग अलग प्लेन में। एक दिन में पर डे इस पूरी दुनिया में 1 लाख से 1,30,000 प्लेन हवा में उड़ता है। 1 लाख से 1,30,000, जिसमें पैसेंजर फ्लाइट तो होते ही हैं, इसके अलावा कार्गो प्लेन, प्राइवेट प्लेन, ट्रेनिंग प्लेन, आर्मी के प्लेन, अलग अलग देशों के जो एयरफोर्स के, तो बिटवीन 1 लाख एंड 1,30,000 फ्लाइट आसमान में हर दिन प्रवास करता है और हर घंटे करीब 10 लाख लोग आसमान में चक्कर काट रहे होते हैं। जैसा मैंने कहा कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी कहते हैं कि जो दुनिया की दूरी है इसी प्लेन की वजह से सब कुछ बहुत कम हो गई। कम वक्त में हम दूरियों को तय कर लेते हैं। इंडिया की अगर बात करूं तो हम पर डे, जैसे वर्ल्ड में 1 लाख से 1,30,000 प्लेन पूरी दुनिया में चक्कर काटता है आसमान में, इंडिया में हर दिन अराउंड 3,800 प्लेन भारत के आसमान में उड़ता रहता है। और इन 3,800 प्लेन के जरिए तमाम मुसाफिर हिंदुस्तान के अलग अलग 80 शहरों में आते और जाते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर 80 एयरपोर्ट्स हैं हमारे देश में, तो वहाँ पर ये उड़ान भरते हैं। इंडिया के आसमान में किसी भी वक्त करीब 14,000 मुसाफिर आसमान में होते हैं। हर मतलब जब भी आप बात करें अराउंड 14,000 पैसेंजर आसमान में होते हैं। 300 से 400 फ्लाइट्स इंडिया में एवरेज आसमान में होती है, जिसमें इंटरनेशनल भी मिला देगा। दुनिया भर में हर रोज़, जो मैंने कहा ना, 1 घंटे में अगर 10 लाख लोग आसमान में हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं, तो पर डे दुनिया में एवरेज 1 से 2 करोड़ मुसाफिर प्लेन का इस्तेमाल करते हैं कहीं आने जाने के लिए। इंडिया में हर रोज़ अराउंड 50 to 70,000 पैसेंजर प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। 5 से 10,000 लोग इंडिया में हर वक्त हवा में ही होते हैं, जो पूरा डेटा है। तो ये तो हो गई पूरे दुनिया की और देश की, हवा में कितने वक्त तक सफ़र करते हैं। इंडिया में पहली बार प्लेन ने कब उड़ान भरी, कैसे इसकी शुरुआत हुई? तो जो पहली बार भारत का जो प्लेन एक उड़ा था वो एक बहुत ही छोटा, और इसकी रफ्तार इतनी थी कि कोई अगर बहुत तेज़ एथलीट हो तो शायद वो उससे जल्दी मंजिल तक पहुंच जाता।
ये बात है 18 फरवरी 1911। तब अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था और तब इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है, वहाँ के पोलो ग्राउंड से एक छोटे से प्लेन ने उड़ान भरी और ये वहाँ से नैनी तक पहुँची। नैनी रेलवे स्टेशन के करीब एक ग्राउंड में ये लैंड करती है। कुल दूरी थी 6 मील, यानी कि 9.6 किलोमीटर। 9.6 किलोमीटर की दूरी इस प्लेन ने 13 मिनट में पूरी की थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या होगी। लेकिन ये पहला मौका था जब 18 फरवरी 1911 को भारतीय आसमान में किसी प्लेन ने उड़ान भरी और इस प्लेन में सारे लेटर्स थे, मतलब मेल, जो यहाँ से वहाँ पहुँचाना था। इस प्लेन को ब्रिटेन से लाया गया था पानी के जहाज़ के ज़रिए और फिर उस वक्त भी यहाँ पे एक महाकुंभ चल रहा था और उसकी प्रदर्शनी में रखना था। फिर ये हुआ कि चलो एक ट्रायल लेते हैं और तब 18 फरवरी 1911 को इस प्लेन ने उड़ान भरी प्रयागराज, यानी कि उस वक्त के इलाहाबाद के पोलो ग्राउंड से नैनी रेलवे स्टेशन के करीब तक, और कामयाबी के साथ इसने उड़ान भरी थी। बाद में फिर 15 अक्टूबर 1932 इंडिया में पहली चार्टर्ड प्लेन ने उड़ान भरी थी और JRD टाटा, तो हम कहते हैं सिविल एविएशन में टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो टाटा एयरलाइंस की पहली जो उड़ान थी ये चार्टर्ड, ये JRD टाटा कराची से मुंबई तक की थी और ये पहली हवाई, इसी के बाद पहली हवाई पट्टी बनी थी जो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए माना जाता था कि बहुत ज़रूरी है। तब उससे पहले हमारे यहाँ ये सब था ही नहीं। तो पहली चार्टर्ड फ्लाइट 1932 15 अक्टूबर को इंडिया में उड़ान। फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट हमारे देश में जो पहली बार 8 जून 1948 आज़ादी के जस्ट बाद एयर इंडिया ने मुंबई से लंदन तक की उड़ान भरी थी। इसमें 35 मुसाफिर सवार थे और बहुत ही कामयाबी के साथ ये सफ़र पूरा हुआ था। टाटा एयरलाइंस ही बाद में इंडियन एयरलाइंस बना और फिर भारत सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो JRD टाटा और टाटा को जाता है कि हमारे देश की पहली उड़ान इंटरनेशनल हो या चार्टर्ड हो, उसका क्रेडिट जाता है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त तरक्की करता गया, बहुत सारे एयरलाइंस कंपनियां आती गईं, भारत इसमें बहुत आगे बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे वो दौर आया जब सिविल एविएशन इंडस्ट्री में बूम आया। 2000 के बाद बहुत सारे एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस होती ही, एयर इंडिया थी इंटरनेशनल के लिए, तब जेट, इसके अलावा सहारा का एक आया था। तो ये सारी एयरलाइंस थी उस वक्त और ये अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी। तभी 2005 में एक नई कंपनी आई हमारे देश में और उसका नाम था इंडिगो। इंडिगो की कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। इंडिगो की शुरुआत करने वाले 2 दोस्त थे और बड़े गहरे दोस्त, और दोनों काफ़ी पुराने दोस्त थे। एक का नाम राहुल भाटिया और दूसरे का नाम राकेश गंगवाल। दोनों, इनके पास ठीक ठाक पैसा, कुछ बड़ा करना चाहते थे। काफ़ी इन्होंने रिसर्च किया। इन्हें लगा कि 2005 का वो दौर जब जेट, सहारा, किंगफिशर मालिया, जिन्होंने पहली बार प्लेन को इंडिया में एक तरह से एक 5 स्टार होटल वाला कल्चर देने का काम किया था। किंगफिशर की एयरलाइंस बड़ी अच्छी हुआ करती थी, सहारा की भी अच्छी थी, पर सहारा बंद हो गया। फिर मालिया का, किंगफिशर को भी आपको पता ही है। जेट एयरवेज़ ने काफ़ी अपना नाम कमाया, फिर बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो गई। एयर इंडिया चूँकि सरकारी इंडियन एयरलाइंस, वो चलता रहा घाटे में भी उसके बावजूद। तो यही वो दौर था जब इन 2 दोस्तों ने, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने तय किया कि वो एक नई एयरलाइंस कंपनी की शुरुआत करेंगे। और कमाल देखिए, जब इन्होंने ये तय किया तब इनके पास किराए का एक प्लेन था, किराए का, अपना भी नहीं, बट इन्होंने तय किया। इन्हें 2005 में, बल्कि 4 के एंड में लाइसेंस मिल गया एविएशन मिनिस्ट्री से। अब इन्होंने कहा कि हम शुरुआत करते हैं, पर एक प्लेन के साथ आप कितना कमा लेंगे। लेकिन उन्हें मालूम था कि एविएशन की इंडस्ट्री अभी बहुत बूम करने जा रही है। तब इन्होंने तय किया कि हम एक नया तरीका अपनाते हैं। जो पहला इनका किराए का प्लेन था, उससे जो इन्होंने शुरू किया था, तब इंडिगो नाम दिया था। और इंडिगो नाम के पीछे की वजह ये थी कि असल में ये था इंडिया ऑन द गो। तो इंडिया ऑन द गो को इन्होंने शॉर्ट करके इंडिगो कर दिया और तभी इंडिगो नाम पड़ा। लेकिन एक प्लेन के साथ कब तक, तो फिर इन्होंने कहा कुछ करते हैं। पूरी दुनिया में जो एरोप्लेन है
हवाई जहाज़ है, इसे बनाने वाली 2 ही कंपनी है और कोई कंपनी ही नहीं है। एक है एयरबस और दूसरी है बोइंग। अब इनकी अपनी पूरी मोनोपोली है, कोई चाहे भी तो इसमें घुस नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे क्लियरेंस की ज़रूरत होती है। तो पूरी दुनिया में जितने भी प्लेन जिस भी देश के उड़ेंगे इन्हीं 2 कंपनियों में से एक की होगी, वो होगी एयरबस या फिर बोइंग। अब इन दोनों में भी अगर देखें तो बोइंग का थोड़ा सा पलड़ा भारी, क्योंकि बोइंग के पीछे अमेरिका का हाथ। तो ज़्यादातर दुनिया की जो देश हैं वो बोइंग को प्रेफरेंस देते और ख़रीदते थे। भारत में भी यही था, बोइंग के प्लेन हमारे यहाँ ज़्यादा थे। राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने दिमाग लगाया। इन्होंने कहा कि सभी बोइंग के पीछे हैं, एयरबस को कोई पूछता नहीं, चलो हम एयरबस से सौदा करते हैं। और एयरबस को भी इंडिया में पैर रखने के लिए ज़रूरत थी कि कोई आए, कोई हमसे भी ख़रीदे। तो इन दोनों ने तय किया कि एयरबस से हम प्लेन खरीदेंगे, हम बोइंग की तरफ नहीं जाएंगे, जबकि हर नया खिलाड़ी बोइंग की तरफ जाता है। तो इन्होंने एक किराए का प्लेन जब था उससे शुरुआत की और फिर सीधे एयरबस से बात की। एयरबस से इन्होंने 100 प्लेन एक साथ ऑर्डर दिया खरीदने का। जब ये उस वक्त खबर आई थी तो एक तरह से हंगामा बन गया था, क्योंकि बहुत बड़ी डील थी। 100 प्लेन एयरबस से। अब एयरबस को भी लगा कि चलो इसके ज़रिए हम इंडियन मार्केट में भी एंट्री मारेंगे, एशिया के आसपास के देशों में भी। तो एयरबस इतना खुश हुआ कि उसने इन दोनों दोस्तों को, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल को, ये कहा कि ठीक है, आपने इतना बड़ा ऑर्डर दिया है और आपने हम पे ट्रस्ट किया, बोइंग के पास न जाकर हमारे पास आए, एयरबस के पास, हम आपको डिस्काउंट देते हैं। उन्होंने 40 to 50% डिस्काउंट कर दिया। यानी अगर जो प्लेन मान लीजिए 100 रुपये का बोइंग से ख़रीदना था, वो 50-60 रुपये में एयरबस ने दे दिया। तो इधर फ़ायदा हुआ। 100 प्लेन राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने ख़रीद लिया। 100 प्लेन की डिलीवरी हुई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अगला काम, कि उस 100 प्लेन को जो डिस्काउंट पे ख़रीदा था 40 to 50% के आसपास, A320 ये प्लेन, इन्होंने वो सारे 100 प्लेन बेच दिए लेने के बाद। और इस प्लेन को बेचने से उनको मुनाफा ही हुआ, क्योंकि डिस्काउंट पे ख़रीदा था। जो बोइंग की कीमत थी, जो एयरबस की कीमत थी, उसके मुकाबले में आधा हो गया था। तो उन्होंने 100 प्लेन लिया और 100 प्लेन को फिर आगे बोइंग के मुकाबले सामने वाली पार्टी को भी सस्ते में बेचा। लेकिन इस खरीद फरोख्त के चक्कर में इन दोनों दोस्तों को करीब उस वक्त 200 करोड़ का फ़ायदा हुआ, 200 करोड़ रुपए का। किया कुछ नहीं, एयरबस से 100 प्लेन खरीदा, लिया और यहाँ दूसरी कंपनी को बेच दिया। 200 करोड़ रुपए उस वक्त कमाया इन दोनों दोस्तों ने। जब 200 करोड़ रुपए कमा लिए इन्होंने, तो फिर ये हुआ कि इन्हीं पैसों से अब उन्हीं प्लेन को लीज पर ले लिया। मतलब पहले एयरबस से ख़रीदा, बेचा, फिर जिन्हें बेचा उनसे लीज पर ले लिया। और लीज पर लेने के बाद अब इन्होंने बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम, इन जगहों पर अब अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। फ्लाइट चलने लगी। अब फ्लाइट चलने लगी तो एक साथ इतने सारे प्लेन, फिर धीरे धीरे इनको मुनाफा भी होने लगा। और इनके इंडिगो के चलने की एक वजह ये थी कि जब ये लाए मार्केट में पूरा रिसर्च किया तो इन्होंने देखा उस वक्त सहारा, उस वक्त किंगफिशर, जेट एयरवेज। तो याद होगा आपको, पहले के दौर में सारा इन प्लेन में आपको खाना वाना सब फ्री मिलता था, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी। सहारा वाले तो प्लेन में बाकायदा वो ऑक्शन में भी चीज़ें बेचते थे सस्ते सस्ते दामों पर। किंगफिशर के तो कहने ही क्या। लेकिन इंडिगो ने कहा कि हम मिडिल क्लास और उससे भी जो कम, जो लोग सिर्फ ट्रेन में चलते हैं, हम उनके लिए प्लेन का सफ़र सस्ते में मुहैया कराएंगे। इस पर एक साउथ की फिल्म भी आई थी। तो उन्होंने कहा हम आम आदमी, मिडिल क्लास के लिए हवाई यात्रा सस्ता करेंगे। और अब हवाई यात्रा सस्ता करने के लिए मतलब लो कॉस्ट, तो उस पर फिजूल खर्ची को तो रोकना पड़ेगा। तो इन्होंने फिजूल खर्ची रोकने के लिए प्लेन में ये मुफ्त खाना पीना ये सब मिलता था, सब बंद कर दिया। कहा आप आओ, इंडिया में आप ट्रैवल टाइम क्या होता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिली। हाँ, आपको अगर भूख प्यास लगी है तो आप फ्लाइट में ख़रीद सकते हैं। तो
तो उन्होंने प्लेन में एक तरह से खाना पानी बेचने का भी धंधा शुरू कर दिया, लो कॉस्ट, लेकिन दूसरी तरफ पैसेंजर को भी फायदा हुआ कि जो टिकट बाकी जगह पे 4,000 का मिल रहा है वो इंडिगो 2.5 और 3 में बेच रहा है, तो 2.5 और 3 की तरफ लोग जाएंगे। तो इन्होंने वो सारी फैसिलिटी कम करके और टिकट के रेट कम कर दिए। लोगों को लगा कि ये तो फ्लाइट सही है, पैसे भी कम है, और धीरे धीरे इनके बेड़े में जहाज़ और शामिल होते जा रहे हैं, एयरबस से ख़रीदते जा रहे हैं। इंडिगो चल पड़ा। उधर दूसरी तरफ जो फिजूल खर्ची कर रहे थे धीरे धीरे सब डूबने लगे, सहारा बंद हो गया। फिर किंगफिशर की हालत आपको पता ही है क्या हुई, बंद करना पड़ा। फिर जेट एयरवेज भी धीरे धीरे गायब हो गया, उसमें भी कुछ अंडरवर्ल्ड के पैसे और बहुत सारी चीज़ें आई थी, लेकिन इंडिगो चल पड़ा। इसके बाद 2000 धीरे धीरे वक्त बाद 2011 में इंडिगो ने 180 और एयरबस खरीदे A20। फिर 12 में इन्होंने 50 करोड़ पैसेंजर के साथ उड़ान भरी, मतलब रिकॉर्ड बना दिया कि इतने पैसेंजर को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में ये ले गए थे। 2015 में इन्होंने फिर 100 प्लेन खरीदा। 2019 में 250 नए प्लेन का ऑर्डर दिया। इसके अलावा 2023 में इंडिगो ने एक और रिकॉर्ड बनाया, इन्होंने 500 नए प्लेन का ऑर्डर दे दिया एयरबस को, जो एक रिकॉर्ड था और ये सारी सुर्खियों में थी। 2023 में ही एक नया रिकॉर्ड बनाया था इंडिगो ने, जब उन्होंने पूरे एक साल में 10 करोड़ मुसाफिरों को ढोया था डोमेस्टिक। और देखते ही देखते इंडिगो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई जो सबसे ज़्यादा मुसाफिरों को ढोती है। किंग ऑफ एयरलाइंस कहा जाने लगा अब इंडिगो को। और उसके बाद ये हुआ कि 67 या 8% एविएशन इंडस्ट्री में के साथ इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी बन गई। यानी अगर 10 मुसाफिर प्लेन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से 6 इंडिगो में बैठते हैं। देखते ही देखते इसने सबको पीछे छोड़ दिया और आज ये देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस है, जिसके पास सबसे ज़्यादा जहाज़ है, जो सबसे ज़्यादा मुसाफिरों को ढोती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद अगर आप सिर्फ लिस्ट ही देख लेंगे तो इंडिगो के पास इस वक्त टोटल हमारे यहाँ 3800 टेक ऑफ और लैंडिंग होता है। 60% से ज़्यादा इंडिगो के पास फ्लाइट प्लेन। नंबर 2 पे एयर इंडिया है, जिसमें विस्तारा और बाकी सबका भी मर्जर हो गया। फिर स्पाइस जेट है, फिर एक और एयर अलासा है करके, और 2-3 छोटे छोटे हैं, लेकिन सबसे आगे है इंडिगो। और इसी इंडिगो ने भारतीय एक तरह से वायु सीमा आप कहें जो प्राइवेट एयरलाइंस उस पर कब्जा कर लिया। अब 68% मुसाफिर जिस इंडिगो में सवार होकर चलते हों, उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा। और ये गड़बड़ इसलिए भी हुआ, इसके लिए 2 लोग जिम्मेदार थे। और कैसे हुआ अब उस कहानी पर आते हैं। एक DGCA जो हमारे यहाँ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो सारे रूल नियम सब कुछ बनाती है, कैसे प्लेन में क्या होगा, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एयरपोर्ट, तो उन्होंने लास्ट ईयर 2024 में एक नया रूल लाया था। और वो रूल इसलिए था कि ये बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि पायलट के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, वो बहुत उनसे मेहनत कराई जाती, कई कई दिन नाइट शिफ्ट होती है, उन्हें इंटरनेशनल फ़्लाइट के बाद भी छुट्टियां नहीं मिलती, रेस्ट नहीं मिलता है। तो उन्होंने एक नया नियम निकाला और वो था FDTL फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। ये एक रूल आया 2024 में कि फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन होगा, FDTL। अब इसमें जो रूल था वो ये था कि अब तक 36 घंटे वीक में पायलट को रेस्ट करने और एक तरह से छुट्टी दी जाती थी। इस FDTL के तहत उसे बढ़ाकर 48 घंटे कर दिए गए। 36 घंटे 48 घंटा हो गया पहला। दूसरा, अब हर दिन सिर्फ 8 घंटे ही काम करेंगे पायलट, ये इस FDTL में है। तीसरा, हर वीक में सिर्फ 35 घंटे ही उड़ान भरेंगे, पूरे वीक में 35 घंटा फ्लाइट टाइम होगा। तीसरा, हर महीने 125 आवर्स का ही उनका फ्लाइंग टाइम होगा, 125 घंटे। और एक साल में एक पायलट 1000 घंटे से ज़्यादा प्लेन नहीं उड़ा सकता। ये सारे रूल आए। अब जब ये रूल आए
तो इससे बहुत सारी चीज़ें हड़कंप मच गई, क्योंकि सीधे सीधे जब आपकी छुट्टी होगी, जब आपका वर्कलोड, आपके फ्लाइंग आवर्स कम किए जाएंगे, तो फिर आपको मैन पावर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि एक पायलट जो अब तक 3 दिन तक लगातार कर रहा था, अब अगर वो 1.5 दिन ही करेगा तो फिर बाकी के 1.5 दिन के लिए तो आपको लाएंगे। अब पायलट है तो नहीं कि आप जैसे बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में आप जाएं तो वहाँ एक मार्केट लगता है जहाँ से आप मजदूर या दिहाड़ी मजदूर किराए पर ले जाते हैं। एक टेक्निकल और बहुत ही सेंसिटिव मतलब वो है जिस पे सैकड़ों मुसाफिरों की जान की जिम्मेदारी होती है, और ये ट्रेन टेक्निकल हर चीज़, और पायलट जिस तरीके से पूरा एग्ज़ाम टफ मेंटली फिज़िकली टेक्निकली पास करके आते हैं, तो अचानक आप 2 फ्लाइट नीचे पायलट नहीं मिल रहा तो आप ऐलान तो करेंगे कि नहीं भैया कोई पायलट आ जाओ, प्लेन लेकर चलो। ऐसा हो नहीं सकता है। तो लास्ट ईयर DGCA ने ये फ्लाइट टाइम ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का ऐलान कर दिया। अब इससे ये होना था कि मालूम है कि छुट्टियों के टाइम बढ़ा दिए गए, फ्लाइंग आवर्स भी अब जो है वो एकदम फिक्स कर दिए गए, इससे आप घंटे उड़ाएंगे नहीं। इसके अलावा ये हो गया था कि नाइट फ्लाइंग टाइम पे भी, जैसे नाइट लैंडिंग पर भी लिमिटेशन लगा दी गई कि पहले पायलट 6 लैंडिंग तक करते थे नाइट में, अब ये हो गया कि 6 नहीं, सिर्फ आप 2 करेंगे, तो बाकी 4 यहाँ माइनस हो गए। लगातार नाइट शिफ्ट पर रोक लगा दी गई पायलट के। पहले लगातार 2 रात से ज़्यादा मतलब कर लेते थे, अभी यह कि 2 रात से ज़्यादा आप नाइट शिफ्ट नहीं कर सकते पर वीक। इसके अलावा प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में एक्स्ट्रा 1 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करेंगे। पायलट को आना, प्लेन में बैठना, फिर रनवे, ATC, बहुत सारी क्लियरेंस की ज़रूरत होती है। और लंबी उड़ानों के बाद जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है, अगर आप सपोज न्यूयॉर्क से दिल्ली आते हैं तो 24 आवर्स आपको रेस्ट मिलेगा, मतलब 24 घंटे तक फिर आप उस पायलट का यूज़ नहीं कर सकता कोई भी प्लेन। तो अब जब ये सब कुछ आया तो इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि पायलट और क्रू की तादाद अचानक कम हो गई, क्योंकि ये क्रू मेंबर्स के लिए ऊपर भी था कि उनको भी मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा थकान होती है। सभी एयरपोर्ट्स पर जो फ्लाइट्स के शेड्यूल थे वो बिगड़ने शुरू हो गए, क्योंकि आपकी मैन पावर कम हो गई। अब एक्स्ट्रा जो भर्ती करनी थी वो की नहीं, ट्रेनिंग दी नहीं। DGCA ने रूल पास कर दिया 2024 में, उसी को तैयारी भी नहीं हुई। फिर ये दिसंबर का महीना, अचानक बहुत सारे जगहों पे कोहरा, और कोहरे की वजह से बहुत सारी फ़्लाइट वैसे भी नॉर्मल डे में कैंसिल हो जाती है, डिले हो जाती है। तो अब एक तरफ कोहरे ने डिले करना शुरू किया, दूसरी तरफ मैन पावर ने डिले करना शुरू किया। लेकिन ये सब कुछ नवंबर से पता था कि ये लागू हो चुका है, तो फिर दिसंबर में क्यों हुआ? उसकी वजह ये थी कि इससे पहले भी ये रूल लाया गया था जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन था। लेकिन अब सबसे बड़ा खिलाड़ी इंडियन एविएशन में, प्राइवेट एयरलाइंस में इंडिगो, उसने DGA से बात की और उसने कहा देखिए हम 60% मुसाफिर मैं ही ढोता हूँ, हमारी कंपनी एयरलाइंस इंडिगो। अब अगर आप ऐसे करेंगे, हमारे पास पायलट नहीं है, क्रू मेंबर स्टाफ भी नहीं है, उसके लिए टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा दीजिए। उन्होंने कुछ ढील दे दी, चलो ठीक है। अब इंडिगो को ये था कि वो इतना बड़ा खिलाड़ी है कि DGCA वही करेगा जो हम चाहेंगे, जो पावरफुल लोग होते हैं यही सोचते हैं। फिर दूसरी बार ये गए जब वो टाइम ख़त्म हो गया कि ये जो आपका है क्रू मेंबर और पायलट्स के लिए सारी छुट्टियाँ, रेस्ट, हमारे पास तो अभी तैयारी हुई नहीं है, तो थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए। DGCA ने फिर बढ़ा दिया। अब इंडिगो को ये था कि ये इतने बड़े प्लेयर हैं कि ये तीसरी बार भी DGCA मानेगा और झुक जाएगा, और ये उसी उम्मीद में बैठे रहे। और इन्होंने एक्स्ट्रा भर्ती नहीं की, न पायलट की, न क्रू मेंबर की, ग्राउंड स्टाफ की, किसी की नहीं। उधर जो बाकी एयरलाइंस थे, जाहिर सी बात है इंडिगो के मुकाबले छोटे थे, 65-68% इंडिगो ही अगर ढो रहा है, तो बाकी के 30-40% में बाकी एयरलाइंस हैं, चाहे वो एयर इंडिया हो या फिर अलास्का हो या फिर स्पाइस जेट हो। तो उन पे इतना असर नहीं हुआ क्योंकि वो छोटे प्लेयर थे, और जो एयर इंडिया है सरकारी है, उसने उस हिसाब से पहले से अपनी तैयारी की, कुछ भर्ती भी करनी शुरू की। फिर उसमें बहुत सारा मर्जर भी हो गया था, जैसे आपके विस्तारा और बाकी, तो उन पे इतना असर नहीं हुआ। और उनकी उड़ान भी इंडिगो के मुकाबले छोटी, पर डे पैसेंजर को ढोने की क्षमता भी छोटी, तो वो तो किसी तरह काम करते रहे, उनको लेकर, उनके एयरलाइंस को लेकर हंगामा नहीं हुआ। लेकिन इंडिगो
के ऊपर अब जैसे ही DGCA का ये गाज गिरा कि भैया 2 बार तुमको कह चुका हूँ, पिछले साल से ये रूल ला रहा हूँ, ये भी तुम्हें पता है और तुम बार बार टरका रहे हो, तो अब ऐसा नहीं होगा, अब तो ये है कि ये करना ही है। तो जब सर पे बात आ गई तो फिर सवाल ये है कि इस रूल को तोड़ें कैसे। एक पायलट को अगर आप 36 की जगह पे 48 घंटे तक नहीं देंगे आप रेस्ट, तो फिर तो आप सज़ा और जुर्माना झेलेंगे। नाइट शिफ्ट में भी आपको वही करना पड़ेगा, क्रू मेंबर के साथ भी वही करना पड़ेगा। तो अब अचानक जब इंडिगो को ये लगा कि नहीं, बात बन नहीं रही और ये शायद अब DGCA झुकेगा नहीं, तैयारी इन्होंने की नहीं पहले से, ना पायलट की, ना क्रू मेंबर की, ना टेक्निकल स्टाफ की। अब ये हुआ कि अब तो लागू हो गया है, अब आपने अगर ये नहीं किया तो फिर आप सज़ा भुगतेंगे। तो जब बात सर पर आ गई तो फिर इंडिगो को लगा कि अब क्या करें, और अचानक उसने फ़्लाइट कैंसिल करनी शुरू कर दी, क्योंकि पायलट ही नहीं थे, क्रू मेंबर नहीं थे, लेकिन आप उनका ये ड्यूटी आवर्स से ज़्यादा आप कर नहीं सकते थे, क्योंकि DGCA का रूल है। फिर बहुत सारे पायलट वैसे भी इंडिगो और हमारे यहाँ से छोड़कर जो विदेशी कंपनियाँ हैं, एमिरेट से लेके बाकी इतिहाद, और वहाँ यहाँ पे कुछ साल काम करते हैं, एक्सपीरियंस होता है, वो वहाँ अच्छी सैलरी मिलती है, वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये गलती क्या सिर्फ इंडिगो की थी, क्योंकि इंडिगो को पता है कि साल भर पहले उसे बता दिया गया ये रूल आ रहा है, फ्लाइंग आवर्स कम होंगे, पायलट को इतना रेस्ट मिलना पड़ेगा, इंटरनेशनल के बाद 24 घंटे आप उससे काम नहीं करा सकते, नाइट लैंडिंग 6 की जगह आप 2 ही बार करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो आपको मैन पावर, पायलट, प्रोफेशनल, टेक्निकल, क्रू मेंबर सब चाहिए। पर वो इस भरोसे पर थे कि DGCA उनके आगे झुक जाएगी, क्योंकि वो बहुत बड़े, मतलब सबसे बड़े एयरलाइंस वही हैं, तो हाहाकार मचेगा, सरकार डर जाएगी। तो एक तो गलती उनकी गलतफहमी, और दूसरी जिन्होंने नियम बनाया यानी कि सरकार, DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जब पता है कि हर एयरलाइंस को इस नियम का पालन करना है और ये नवंबर 2024 से हो चुका है, तो फिर सरकार सो रही थी, DGCA सो रहा है कि एक एयरलाइंस कंपनी उनके बनाए रूल की धज्जियाँ उड़ा रहा है, वो कर नहीं रहा है, वो मैन पावर, वो पायलट, उन सबको उतनी छुट्टियाँ भी नहीं दे रहा। तो क्या DGCA का ये फ़र्ज़ नहीं था कि वो इंडिगो को बताए, उसे वार्निंग दे, उसके खिलाफ एक्शन ले, उसके ऊपर जुर्माना करे? तो DGCA भी खामोश रहा कि ठीक है, चलो करते रहो करते रहो करते रहो, और उन्होंने कभी भी अपडेट नहीं दिया। जब बात सर पर आ गई, जब मुसाफिर परेशान तस्वीरें लोगों को जब सामने देखने को मिली, हाहाकार मच गया, तब उन्हें लगा अब तो ये मीडिया में भी है, लोगों का गुस्सा भी है, तो फिर DGCA, सरकार सब सामने आए। अब इंडिगो से बात हो रही है, उनके CEO को बुला कर बताया जा रहा है, फटकार लगाई जा रही है, लेकिन लगातार हर दिन अब तक अराउंड 8000 फ़्लाइट कैंसिल हो चुके हैं। और उन मुसाफिरों का सोचिए जिनको पता नहीं कितनी ज़रूरत, कितनी अर्जेंसी, इमरजेंसी में आना जाना, और ऊपर से आलम ये कि इसका एक लोगों ने वही आपदा में अवसर ढूंढा। अब इंडिगो की फ़्लाइट तो कैंसिल, तो बाकी एयरलाइंस ने कहा कि चलो इन मुसाफिरों को हम ढोते हैं, एक्स्ट्रा प्लेन भी उड़ाई। लेकिन मतलब दिल्ली टू पटना 40,000, दिल्ली टू चेन्नई 70, बेंगलोर 80,000, ये टिकट के रेट आपको बता रहा हूँ। जब ये खबरें आई तो अब लगा ये क्या है, मतलब 40, 50, 60, 70, जिसका आम दिनों में टिकट 5,000 से 15,000 है, वो टिकट 40, 50, 60, 70,000 में बिक रहा है। फिर लोगों का गुस्सा दिखा, तो उसके बाद ये सरकार ने अब कदम उठाया कि एक फिक्स किया है कि एयरलाइंस का किराया कितना होना चाहिए मैक्सिमम। तो उसमें नया जो आया वो है कि 500 किलोमीटर तक की जो उड़ान है उसमें मैक्सिमम कोई भी एयरलाइंस कंपनी 7,500 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं लेगी। अब 500 किलोमीटर का मतलब हो गया कि दिल्ली टू चंडीगढ़, तो आप किसी भी कीमत पे किसी भी मौके पर आप 7,500 से ऊपर का किराया ले ही नहीं सकते। मैक्सिमम 7,500 होगा। ये 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए। दूसरा है कि अगर दूरी 500 से 1,000 किलोमीटर तक हो तो उसका किराया, तो 500 to 1,000 किलोमीटर तक का जो किराया रखा गया मैक्सिमम वो है 12,000 रुपीज़। अब 1,000 किलोमीटर यहाँ से कितना, दिल्ली टू पटना, तो 12,000 से ज़्यादा आप किराया नहीं वसूल सकते। तीसरा है कि 1,000 से 1,500 किलोमीटर की दूरी तक का किराया कितना होना चाहिए, तो उसमें हुआ कि 15,000, जैसे दिल्ली टू मुंबई।
तो अब 15,000 से ज़्यादा किराया मुंबई का वसूल नहीं सकते। तब 1,000 से 1,500 किलोमीटर की दूरी अगर हो तो फिर कितना किराया वसूलेंगे? तो उसमें यह है कि 15,000 से ज़्यादा आप वसूल नहीं सकते। अब 1,000 से 1,500 किलोमीटर की दूरी का मतलब है दिल्ली टू मुंबई। तो अब 15,000 से किसी कीमत पे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। 1,500 से ऊपर का अगर जाना हो, जैसे चेन्नई हो गया या विशाखापट्टनम हो गया, तो 1,500 किलोमीटर अबव 18,000 से ज़्यादा किराया आप किसी कीमत पर नहीं वसूलेंगे। ये अब नया आया है, जब ये सब कुछ हंगामा हो रहा है तब ये सरकार जागी और तब ये कहा गया है। तो इंडिगो के सीईओ ने कहा है कि ये सारी चीज़ें तो हैं, सरकार भी लगातार बुलाकर हड़का रही है, पर उनका कहना है कि ये सब कुछ ठीक होने में 5 से 10 दिन लगेंगे, यानी मानकर चलिए 15 दिसंबर तक। अब 15 दिसंबर तक जो मुसाफिर परेशान है, क्या होगा मालूम नहीं। सरकार ने कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं, दिसंबर का महीना है, फेस्टिव सीज़न है, लोग बहुत सारी छुट्टियां प्लान कर रहे हैं। एक और भी वजह ये थी कि इंडिगो के बहुत सारे पायलट जिनको छुट्टियां मिलती हैं वो छुट्टियां लैप्स कर देंगे 31 दिसंबर के बाद, तो उन लोगों ने भी छुट्टियां ले रखी हैं। उसी बीच में ये आफत आ गई है, तो एक साथ कोहरे ने अलग मार कर रखा है, उसकी वजह से फ्लाइट डिले कैंसिल। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ आई तो हमें फिर ये पता चला कि सिर्फ ट्रेन वाले जो बेचारे त्योहारों में, छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में जो रिजर्वेशन के लिए धक्के खाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, जगह नहीं मिलती, ऐसा नहीं, उड़ने वालों के साथ भी होता है। और वही देखने को मिल रहा है, देश के हर एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन ये गलती का नतीजा है। गलती ये कि जिन्होंने रूल बनाया उन्होंने बना तो दिया, लेकिन जिनसे फॉलो करवाना है उनकी तरफ से आंखें फेर ली। और जिसके लिए रूल बना उसे ये लगा कि हम इतने बड़े इस पेशे के धुरंधर हैं, हमारा क्या करेगी सरकार, जैसा चल रहा है चलने दो। लास्ट में ये हुआ कि भुगत कौन रहा है? आम लोग, मुसाफिर। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज चंदन सोनकर, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे चंदन। और ये भेजा है शशि भूषण तिवारी जी ने। साथ ही मंजीत सिंह जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मंजीत सिंह जी। और ये भेजा है लवप्रीत सिंह जी ने। लवप्रीत सिंह जी के फादर हैं मंजीत सिंह। और साथ ही इनकी लवप्रीत सिंह जी की वाइफ का भी आज बर्थडे है, याशिका। तो हैप्पी बर्थडे याशिका आपको भी। तो दोनों को बर्थडे, घर में 2-2 बर्थडे। फारूक भाई अंबालिया, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे फारूक भाई। और ये भेजा है साहिल अंबालिया ने। साहिल अंबालिया के फादर हैं फारूक साहब। साथ ही आध्या महेश्वरी का भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे आध्या। और ये बिद्दी प्रकाश ने भेजा है, उनकी बेटियां हैं। इसके अलावा तनुजा एंड राघवेंद्र किशोर, इन दोनों की आज एनिवर्सरी है। तो तनुजा एंड राघवेंद्र, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई इस एनिवर्सरी की, शादी की सालगिरह की। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।